आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और इसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मणिपुर की हिंसा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई लगती है जहां एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तेंगनोपाल जिले में उग्रवादियों और एक ही समुदाय के ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच हुई गोलीबारी और उसमें 4 लोगों की मौत इसका उदाहरण है। वहां यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी यूकेएलएफ और कुकी समुदाय के ही ग्रामीणों के बीच गोलीबारी हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने यूकेएलएफ प्रमुख का घर जला डाला। प्रशासन का कहना है कि यह उगाही पर नियंत्रण करने की कोशिश में हुआ टकराव हो सकता है। सच्चाई जो हो, पर यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। करीब 1.25 साल पहले मैतेई समुदाय को भी जनजाति की श्रेणी में शामिल करने को लेकर उभरा मतभेद और आक्रोश कुकी और मैतेई के बीच खूनी संघर्ष में परिणत हो गया। राज्य सरकार की लापरवाही या रणनीतिक चुप्पी की वजह से यह समस्या सुलगती रही। आज स्थिति यह है कि न तो कुकी इलाकों में मैतेई प्रवेश कर पाते हैं और न मैतेई इलाकों में कुकी। कभी साथ रहने वाले दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। अब अगर आपस में ही संघर्ष की नई स्थितियां उभरने लगी हैं तो स्थिति बहुत गंभीर मानी जानी चाहिए। मणिपुर की हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 से अधिक लोग अपने घरों में विस्थापित होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 11,000 से अधिक घर जला दिए गए हैं। न तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, न लोग अपने काम धंधे पर लौट पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने खुद अपने सुरक्षा दस्ते बना लिए हैं। वे बारी बारी से पहरा देते हैं। इन स्थितियों में उग्रवादी संगठनों ने भी अपने पांव पसार लिए हैं। जाहिर है, उग्रवादी संगठनों का खर्च उगाही से ही निकल पाता है। ऐसे में अगर ग्रामीण समुदायों से उन्हें प्रतिकार मिल रहा है तो इसकी असल वजह जानने का प्रयास होना चाहिए, मगर सरकार को शायद इसका अवकाश नहीं। पिछले दिनों वहां के मुख्यमंत्री ने मणिपुर की स्थिति पर बयान तो दिया था, मगर वे इन हालात से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी कोई भरोसेमंद रणनीति उनके पास नहीं है। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सरकार और सुरक्षा बलों की लापरवाही या कमजोरी का नतीजा चरमपंथ के रूप में प्रकट होता है। ऐसा कतई नहीं माना जा सकता कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें संजीदा होती तो मणिपुर की हिंसा अब तक रुक न गई होती, मगर शुरू से ही इसे लेकर शिथिलता बरती गई। बल्कि कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं
जब सत्ता पक्ष की तरफ से उपद्रवियों को उकसावा मिला, शस्त्रागार से हथियार लूट लिए गए। पुलिस के घेरे में स्त्रियों का बलात्कार हुआ। राजनेताओं तक के घरों को निशाना बनाया गया। गोलीबारी की ताजा घटना के बीच एक पूर्व विधायक के घर के पास रखा बम फटने से उसकी पत्नी की मौत हो गई। आखिर सरकार राज्य में इस तरह दहशत का माहौल बनाए रख कर क्या हासिल करना चाहती है? अगर इससे उसके कुछ राजनीतिक हित सद भी जाएं, तो लोगों के बीच सद्भाव की गहरी खाई को पाटने में वर्षों लगेंगे। लोगों के जख्म भरने और उनका दर्द दूर करने में सरकार शायद ही कभी कामयाब हो पाएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के साथ ही अब सभी देश और उनके खिलाड़ी अगली बार की तैयारी में लग जाएंगे। भारत की टीम भी ओलंपिक 2024 में 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अपनी टीम के साथ वापस आ गई है। इस आयोजन में भाग लेने और पदक हासिल कर पाने वाले देशों की संख्या के लिहाज से देखें तो भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हमें ओलंपिक में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए अभी काफी तैयारी की जरूरत है। गौरतलब है कि ओलंपिक 2024 में शामिल 114 देशों को कोई पदक नहीं मिल सका। पदक तालिका में भारत को 71वां स्थान मिला, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे और पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा था। इसलिए उम्मीद थी कि इस बार पदक तालिका में भारत को पहले से बेहतर जगह मिलेगी। हॉकी और तीरंदाजी में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छी दखल दी और पदक जीते, मगर कुछ खेलों में अप्रत्याशित नतीजों और उतार चढ़ावों की वजह से वह उम्मीद धुंधली रही। यूं खेलों में जीत हार होती रहती है, फिर भी भारत की आबादी और ओलंपिक की चुनौतियों के मद्देनजर की गई तैयारियों को लेकर यह सवाल जरूर उभरता है कि आखिर क्या वजह है कि जहां छोटे छोटे देश भी खेलों की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, वहीं हमारे देश को संतोषजनक जगह भी नहीं मिल पाती। साफ है कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रतिभाओं की खोज से लेकर उन्हें उचित और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण मुहैया कराने की पहलकदमी सरकार को ही करनी होगी। पर्याप्त धन खर्च करने के अलावा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर कोई समझौता नहीं की नीति पर चलना होगा। साथ ही कुछ मामलों में जो अप्रिय स्थितियां उभरी, जीता हुआ पदक हाथ से निकल गया, उससे बचने के लिए हर हाल में एक पुख्ता तंत्र बनाना होगा। अगर
ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और प्रतिभाओं के चयन तथा प्रशिक्षण को लेकर पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था हो तो ओलंपिक की पदक तालिका में हम भी सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकते हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।